स्कूल ब्यूटी सुपरमार्केट में शॉपलिफ्टिंग कर रही है और मैंने ये सब अपने फोन में कैद कर लिया है। जैसे ही उसे एहसास होता है वो भागने की कोशिश करती है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका बैकपैक पकड़ लेता हूँ। हे सेरीना, तुम पकड़ी गई हो। उसकी आंखों में सदमे और डर को देखते हुए मैं उसे पीछे के स्टोरेज रूम में खींच ले जाता हूँ जहाँ कोई देख न सके। सेरीना अपने बैकपैक को अपने सीने से जोर से चिपकाए हुए बेबसी से कोने में सिमट जाती है। दुनिया बहुत छोटी है सेरीना, ये स्टोर मेरे डैड का है। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे टीचर्स और क्लासमेट्स को इस बारे में पता चले, है ना? तो बैग खाली करो, या तुम चाहती हो कि मैं खुद करूं? सेरीना ऊपर देखती है। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की चमक है, लेकिन वो रोती नहीं है। वो एक शब्द भी नहीं कहती। वो बस अपना बैग खोलती है और ब्रेड के 3 पैकेट बाहर निकालती है। मैं मन ही मन आह भरता हूँ। पागल लड़की, तुमने जो चुराया है वो स्टोर की सबसे सस्ती ब्रेड है। अगर चोरी ही करनी थी तो कम से कम कुछ ढंग का चुराती, कोई ड्रमस्टिक, सॉसेज या कुछ भी। मैंने सिर्फ 3 ब्रेड ली है और कुछ नहीं। मेरे बैग में और कुछ नहीं है। वो सच कह रही है, सच में वहाँ और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी फुटेज में भी उसे सिर्फ वही 3 लेते हुए दिखाया गया है। लेकिन मैं सेरीना को अभी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में ठीक इसी दिन मैंने सेरीना को शेल्फ से चोरी करते देखा था। वो मेरी क्लासमेट थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने अनदेखा करने का नाटक किया। हालांकि अगले दिन मैंने क्लास में खबर सुनी कि सेरीना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो एक्सीडेंट स्टोर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो ठीक इस समय हुआ था, पर मैंने मन बना लिया है। मैं उसे आज रात किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। जब तक वो आज का दिन जिंदा गुजार लेती है, तब तक वो चाहे तो स्टोर रूम में ही सो सकती है। यही सोचकर मैं उसका बैग ले लेता हूँ, ये नाटक करते हुए कि मुझे उस पर यकीन नहीं है, और सब कुछ टेबल पर पलट देता हूँ। टेक्स्ट बुक्स, पेन्स, एक पुराना पेंसिल केस और कुछ सफेद सा। सेरीना का चेहरा लाल हो जाता है। वो आगे झपटती है और उसे वापस छीन लेती है, उसे अपने बैग में ठूंस देती है और फिर बैग को मुझसे दूर खींचती है, जिससे उसकी स्ट्रैप टूट जाती है। वो ऊपर देखती है और मुझे घूरती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है। बस इतना ही है, सिर्फ 3 ब्रेड। मैं टूटा हुआ बैग वापस पकड़ता हूँ और उसे टेबल पर फेंक देता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? तुम भरा हुआ बैकपैक लेकर अंदर आई थी और सिर्फ 3 सस्ती ब्रेड ली। तुम्हारी स्लीव भी खुली हुई लग रही है। तुम और क्या छुपा रही हो? सेरीना जल्दी से अपना सिर झुका लेती है और पीछे हट जाती है। कुछ नहीं, खुद अपनी जिपर नीचे करो, मुझे मजबूर मत करो, वरना कल पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि सेरीना, जो हर क्लास की टॉपर और मॉडल स्टूडेंट है, शॉपलिफ्टिंग करते हुए पकड़ी गई। ये सुनकर सेरीना घबरा जाती है। उसके चेहरे पर आंसू छलक आते हैं। कुछ मत कहना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वो धीरे से जिपर नीचे करती है। अंदर मुझे एक टी-शर्ट का कॉलर दिखता है जो बार बार धोने की वजह से फीका और पुराना पड़ गया है। क्या अब तुम देख सकते हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं अब भी उसे देख रहा हूँ। हम पहले से ज्यादा करीब है। मेरी नजरों के सामने सेरीना के गालों पर एक अजीब सी लाली छा जाती है। फिर वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगती है। तुम्हारे कहने भर से ये कुछ नहीं हो जाता, वो मैं तय करूंगा। सेरीना शर्मिंदगी और चिड़चिड़ाहट में अपना सिर घुमा लेती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सिर्फ 3 ब्रेड थी, मैंने उन्हें वापस कर दिया है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? इस मोड़ पर मैं उसे रोकने के लिए सच में कोई वजह नहीं सोच पा रहा हूँ। ये देखते हुए कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रुको, सेरीना वापस मुड़ती है, डरी हुई सी। क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर सेरीना नीचे देखने लगती है। वो कुछ नहीं कहती। पहले खा लो, फिर तुम जा सकती हो। मैं ब्रेड का पैकेट फाड़ देता हूँ। अब ये खुल गया है, अब इसे बेच नहीं सकते, इसे ले लो। कुछ सेकंड बीते हैं। सेरीना धीरे से ब्रेड अपने होठों तक लाती है और एक छोटा सा टुकड़ा खाती है, फिर एक और एक और। वो तेजी से खाने लगती है। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रो रही है। जब से मैंने उसे पकड़ा था और तलाशी ली, तब तक उसने एक आंसू नहीं बहाया था, लेकिन जैसे ही ब्रेड उसके मुंह तक पहुंचती है, वो खुद को और नहीं रोक पाती। मैं उसे चुपचाप देखता हूँ और उसके हाथों में ब्रेड का एक और टुकड़ा थमा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके परिवार में ऐसा क्या हो रहा है जो एक मॉडल स्टूडेंट को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने पर मजबूर होना पड़ा। खाने के बाद सेरीना एक कागज के टुकड़े पर जल्दी से कुछ लिखती है और एक गंभीर चेहरे के साथ वो मुझे थमा देती है। इसमें लिखा है 30 अगस्त 2023। सेरीना पर लियोन की 3 ब्रेड उधार है। मैं उस नोट को खाली नजरों से देखता हूँ। उसकी हैंडराइटिंग देखते ही मुझे अचानक सब याद आ जाता है। जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था, तब क्लास में 52 स्टूडेंट्स थे। इकलौता वोट जो मुझे मिला था वो सेरीना ने दिया था, खलोए ने नहीं। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि वो वोट खलोए का था। मैंने एक बार उससे इस बारे में बात भी की थी, पर खलोए ने ना कहा। ना, उसने इसे एक पहेली बना रहने दिया। सेरीना, तुम्हें लगता है ये आईओयू नोट लिखने से बात खत्म हो गई, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा बैग तोड़ दिया है, मैं उसे बदल रहा हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। मैं तय करता हूँ कि मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं है। इसके साथ ही मैं सेरीना को बैकपैक डिस्प्ले एरिया की तरफ ले जाता हूँ। सेरीना की नजरें तुरंत एक पिंक बैकपैक पर जाकर टिक जाती है और जिस तरह से वो उसे देखती है उससे सब साफ पता चल जाता है। वो पिंक बैग मुझे
मुझे भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तभी मुझे याद आता है कि मेरा खुद का बैकपैक भी बिल्कुल इसी स्टाइल का है, बस नीले रंग में। मैं उसे हुक से उतार लेता हूँ। ये वाला तुम्हारा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा बैग तो पहले से ही टूटा हुआ था। बेशक तुम मना कर सकती हो अगर तुम चाहती हो कि पूरे स्कूल को पता चल जाए कि आज क्या हुआ। सेरेना के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो खामोशी से बैग ले लेती है, लेकिन तुरंत अपना IOU नोट निकालती है और उसमें एक नई लाइन जोड़ देती है। सेरेना पर लियोन का एक पिंक बैकपैक उधार है। चूंकि तुम हिसाब रख ही रही हो तो एक सेकंड और रुको। मैं उसकी बाहों में एक पिंक पेंसिल केस रख देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात सबको पता चले। मेरे पास इन सबके पैसे चुकाने के लिए पैसे नहीं है। मैं तुमसे पैसे मांग भी नहीं रहा हूँ, या शायद मुझे चुकाने का कोई और तरीका सोच लेना। सेरेना अपना सिर झुका लेती है। उसके चेहरे पर उलझन और शक है। मुझे मुस्कुराते देख वो तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। वो धीरे से अपने आप से बुदबुदाती है, कोई और तरीका। मैं सेरेना के साथ स्टोर में आगे बढ़ता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही हम एक खास गलियारे आयल में पहुँचते हैं, सेरेना शर्मिंदगी में मुड़ जाती है और जाने की कोशिश करती है। वहीं रुक जाओ, अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात स्कूल में फैले तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं एक ट्रबल मेकर और मुझ जैसे लोगों की कोई सीमा नहीं होती। मुझे ये नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। इसे रख लो, ये सब उधार में गिना जाएगा। सेरेना आखिरकार मान जाती है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। घर जाते समय ट्रैफिक का ध्यान रखना, सही सलामत पहुंचना। कल स्कूल वैसे ही आना जैसे रोज आती हो। जब तक तुम ढंग से रहोगी मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं, समझी? सेरेना को समझ नहीं आता कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उसे इतना पता है कि इसके पीछे मेरी कोई बुरी नियत नहीं है। तभी क्लोई अपनी दो सहेलियों के साथ अंदर आती है। हे, बस एक सेकंड यहाँ रुको, मैं सेरेना से कहता हूँ। वाह लियोन, खुद को तो देखो, अब तुम सेरेना से बातें करने लगे हो। मुझे बताओ तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगती है, ये या मैं उसे खाली नजरों से देखता हूँ। क्लोई, क्या सच में तुम्हारे क्लासमेट की फैमिली का सुपरमार्केट है? ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जाओ जो मन करे ले लो, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोई की बात सुनकर वो दोनों लड़कियां पीछे नहीं हटी। वो शेल्फ से अपनी पसंद की चीजें चुनने लगती है। जल्द ही वो ढेर सारे चिप्स और स्नैक्स लेकर खुशी खुशी वापस आती है। वो सारा सामान चेकआउट काउंटर पर ढेर कर देती है। इसके 500 युआन हुए। क्लोई ने कहा था कि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लियोन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं हो? ये तो बस कुछ स्नैक्स है, ये ज्यादा तो नहीं है ना? ज्यादा नहीं है तो तुम इनके पैसे दे सकती हो, है ना? सेरेना हैरानी से ये सब देख रही है। उसे महसूस होता है कि आज मैं कुछ बदला हुआ सा हूँ। क्लोई एकदम सुन्न पड़ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने कल मुझे मॉल में ब्रैड के साथ देखा था? लियोन, उससे मिलना बस एक इत्तेफाक था। तुम इतने छोटे दिल के क्यों बन रहे हो? इसका इस बात से क्या लेना देना? जो सामान लिया है उसके पैसे देना तो मामूली बात है। सेरेना, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सेरेना अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसे लगता है कि उसका इस बात में पड़ना ठीक नहीं। जाने दो क्लोई, हमें वैसे भी उतनी भूख नहीं थी। लियोन, तुम इसके लिए पछताओगे। इसके साथ ही क्लोई अपनी सहेलियों के साथ जाने के लिए मुड़ती है। वहीं रुक जाओ, सब कुछ वही वापस रखो जहाँ से उठाया था, वरना तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी दोनों सहेलियों ने स्कूल में मेरी बदनामी के किस्से सुन रखे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी सारा सामान वापस रखने लगती है। जैसे ही काम खत्म होता है वो क्लोई के पास भागती है। क्लोई, चलो यहाँ से चलते हैं। लियोन, मैं आज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सेरेना मेरे बगल में खड़ी है और ये सब देख रही है। उसे इस सब को समझने में थोड़ा समय लगता है। पिछले साल जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था तब मुझे वोट देने के लिए शुक्रिया। सेरेना, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है, जैसे उसे इसकी उम्मीद ही न हो। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो लगभग भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाती है। धीरे चलो, ठीक से चलो, सड़क पर मत भागो वरना कल तुम्हारी शिकायत स्कूल में कर दूंगा। सेरेना उलझन में पीछे मुड़कर देखती है पर फिर भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है। अगली सुबह मैं सीधे क्लास के दरवाजे पर पहुंचता हूं और देखता हूं कि सेरेना अपनी सीट पर सुरक्षित बैठी है। उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे इतनी राहत मिलती है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। सेरेना मुझे घूरते हुए देखती है और उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। लियोन, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के पहले ही दिन लेट आ रहे हो? जाकर बैठो, तुमसे मैं बाद में निपटूंगी। जी मिस शॉ। सेरेना, अगर पीछे बैठने से देखने में दिक्कत हो रही है तो बस एक बार कह दो, मैं तुम्हें आगे शिफ्ट कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे एतराज है। मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। तुम्हें एतराज है? लियोन, तुम खुद को समझते क्या हो? सीटें ग्रेड्स के हिसाब से दी जाती है। सेरेना का पिछला फाइनल एग्जाम सिर्फ फैमिली इमरजेंसी की वजह से छूट गया था। तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसा नीचे से सेकंड आने वाला लड़का कभी उसके बगल में बैठेगा? मैं चेतावनी दे रही हूँ, क्लास के दौरान उसे परेशान मत करना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़े होगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस शॉ। मैं मंथली एग्जाम में अपनी सीट खुद कमा लूंगा। ठीक है, ठीक है। सेरेना, तुम हिम्मत मत हारना। अगर लियोन तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। परेशानी किसे कहते हैं? मैं हाथ बढ़ाकर सेरेना
की बाह पर उंगली मारता हूँ। पोक, क्या ये परेशानी में गिना जाएगा? उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। वो झटके से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। मैं गर्मा गर्म स्टीम्ड पोक बंस का एक बैग निकालता हूँ और सेरिना की तरफ बढ़ाता हूँ। ब्रेक में इन्हें खा लेना, पेट भर लो अपना। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं? मेरी आधी अधूरी धमकी पर सेरिना आज्ञाकारी बनकर बंस ले लेती है और अपनी उन खूबसूरत आंखों से मुझे एक ऐसी नजर देती है जिसमें चिड़चिड़ाहट और बेबसी दोनों है। ये हुई ना बात, बस वैसा ही करो जैसा कहा जाए। वक्त बीता है और आखिरकार घंटी बजती है। सेरिना, वो बंस खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या तुमने नाश्ता किया था? मैं नाश्ता नहीं करती, अभी खाओ, मेरा सब्र मत आजमाओ। सेरिना मेरी तरफ देखती है, फिर हिचकिचाते हुए एक बन अपने होठों तक ले जाती है और छोटा सा टुकड़ा काटी है। जैसे ही उसका स्वाद उसे मिलता है, उसकी आंखें चमक उठती है और पूरा बन सेकंडों में खत्म हो जाता है। मैं चुपचाप संतुष्टि के साथ उसे देखता हूँ। दूसरा खत्म करने के बाद बैग में 2 और बचे हैं। सेरिना उन्हें देखती है, एक पल के लिए हिचकिचाती है और फिर चुपचाप उन्हें अंदर रख देती है। मेरा पेट भर गया है, बाकी मैं लंच में खाऊंगी। मैंने कहा, इन्हें खाओ, बहाने बनाना बंद करो। सेरिना मुझे घूरती है। एक पल के लिए लगता है जैसे वो पलटकर जवाब देगी। वो अब भी मुझे घूर रही है। ऐसे ही घूरती रहो और मैं। उसके चेहरे के भाव कोमल हो जाते हैं, जैसे वो कोई मासूम सी विनती कर रही हो, और वो चुपचाप तीसरा बन खाने लगती है। उसी पल खलोए क्लास में आती है। आज मौसम कितना अच्छा है, ट्रैक पर टहलने के लिए एकदम सही है ना लियोन, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। खलोए मुड़कर जाने लगती है। उसे पूरा यकीन है कि मैं उसके पीछे आऊंगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। मैं अब भी अपनी सीट पर हूँ। लियोन, बहुत हुआ, अब तुम हद पार कर रहे हो। मैंने क्या किया? अगर कुछ कहना है तो यही कहो, मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो ना, मेरे साथ कैफेटेरिया में लंच करो। सॉरी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। क्लोई की दाल नहीं गलती। वो हार मानकर अपने लंच ग्रुप के साथ चली जाती है। दोपहर तक क्लास में सिर्फ मैं और सेरिना बचे हैं। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ, सेरिना हमेशा कैफेटेरिया इतनी देर से क्यों जाती है? वो असल में क्या खाती है, या फिर वो कुछ खाती भी है या नहीं? सेरिना शांति से अपनी डेस्क पर बैठी सुबह का असाइनमेंट कर रही है। उसे शायद एहसास भी नहीं है कि क्लास में सिर्फ हम दोनों हैं। इंतजार करते करते मेरी आंख लग जाती है। सेरिना मुड़कर देखती है और पाती है कि मैं गहरी नींद में हूँ और मेरे मुंह के कोने से लार ड्रूल टपक रही है। वो मुझे कुछ खोई खोई सी नजरों से देखती है। दरअसल उसका एक राज है जो कोई नहीं जानता। वो मुझे मिडिल स्कूल से जानती है। उसकी यादें मुझसे जुड़े पलों से भरी पड़ी है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि मुझे उनमें से कुछ भी याद नहीं है। शायद मैंने कभी उसे नोटिस तक नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, उसे सब याद है। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वो क्लास से बाहर निकल जाती है। ये उसके लंच का रोज का समय है। जब तक वो कैफेटेरिया पहुंचती है, बाकी सब लोग का खाना खाकर जा चुके होते हैं। कैफेटेरिया लगभग खाली है। ओह, तुम फिर आ गई। मैंने कितनी बार कहा है कि अगली बार जल्दी आया करो। जब भी तुम इस वक्त आती हो, सारा खाना खत्म हो चुका होता है। शोरबे ब्रॉथ के अलावा कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, सादा चावल ठीक है। देखो, तुम समझती नहीं हो, वो पूरी ग्रेड की टॉपर है। देर से आने का मतलब है कि वो पढ़ाई कर रही थी। उसे देखो, किसी पेंटिंग जैसी सुंदर है और ऊपर से इतनी होशियार। अगर मेरा बेटा इसका आधा भी होता तो मैं खुश हो जाता। रुको, मैं तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा चावल दे देती हूँ और उस पर थोड़ा मीट का शोरबा डाल देती हूँ। बस 50 सेंट दे दो। शुक्रिया। अपना मील कार्ड स्वाइप करने के बाद सेरिना अपना बैलेंस देखती है। 5 युआन और 20 सेंट। उसके लिए एक वक्त के खाने के 50 सेंट देना भी बहुत बड़ी बात है। इसी बीच क्लासरूम में मेरी आंख अचानक खुलती है। मैं लगभग आधे घंटे से सोया हुआ था। अब कैफेटेरिया में कुछ भी बचने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मैं वहाँ भागकर जाता हूँ। बेटा, इस वक्त तो यहाँ सिर्फ सादे चावल ही बचे हैं। चावल ही ठीक है। वैसे क्या मुझसे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी? वो काफी सुंदर है और उसके बाल लंबे हैं। ओह, मैं उस लड़की को जानती हूँ। वो हमेशा देर तक पढ़ाई करती है। जब भी वो आती है, सिर्फ सादे चावल ही बचे होते हैं। मैं अपने चावल के लिए 2 युआन स्वाइप करता हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ, ये बहुत सस्ता है। उसी दोपहर पे क्लास में मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। पे क्लास के हर फ्री पीरियड में सेरिना अपनी टेक्स्ट बुक लेकर एक ही जगह बैठती है और चोरी छिपे मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। बास्केटबॉल खेलने वाले हर लड़के का सपना होता है डंक मारना। जब मैं एक जबरदस्त स्लैम डंक मारता हूँ तो सेरिना अपनी खूबसूरत और हैरान आंखों से मुझे देखती है। बाकी लड़कों के भी होश उड़ जाते हैं। मैं खुद भी थोड़ा हैरान हूँ। कल दोबारा जन्म लेने के बाद से मैंने नोटिस किया है कि मैं ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वो डंक तो बिना कोशिश किए ही हो गया। क्या यह दोबारा मौका मिलने के साथ मिला कोई बोनस है? मैं सेरिना की तरफ देखता हूँ। अचानक हमारी आंखें मिल जाती है। वो तुरंत अपनी किताब उठाकर अपना चेहरा छुपा लेती है, जैसे कुछ याद कर रही हो। लियोन, वो बहुत कूल था। मैं क्लो को एक बेरुखी भरी नजर देता हूँ और मुंह फेर लेता हूँ। ब्रैड, जो क्लास प्रेसिडेंट है, खलोए की तारीफ सुन लेता है और चिढ़कर मुझे देखता है। कोर्ट पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। लियोन, क्या मेरे साथ 1-on-1 खेलोगे? जब ब्रैड अपनी
डींगे हाँक रहा होता है, तभी मेरी नजर किनारे पर पड़ती है। सेरीना जमीन पर गिरी हुई है, उसका चेहरा दर्द से खिंचा हुआ है और उसने अपना दाहिना टखना एंकल कसकर पकड़ा हुआ है। मैं पास खड़ी एक लड़की से पूछता हूँ, क्या हुआ? शायद मैंने एक लड़की को सेरीना को पीछे से धक्का देते देखा और सेरीना गिर गई। वो लड़की कैसी दिखती थी? कौन सी क्लास की है? मैंने ठीक से नहीं देखा। मैं सेरीना के पास जाता हूँ। चलो बैठो, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। सेरीना धीरे से उठती है और मुझे घूरती है। किसका इंतजार कर रही हो? बैठो। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाता हूँ और नर्स के ऑफिस की तरफ चल देता हूँ। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान खिल जाती है जो बसंत की धूप जैसी गर्म है। तुम्हें किसने धक्का दिया? क्या तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। कोई अंदाजा कि वो कौन हो सकता है? नहीं, तुम डर रही हो कि मैं उनके पीछे जाऊंगा, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तुम जीती। मैं हार मानता हूँ। जल्द ही हम नर्स के ऑफिस पहुँच जाते हैं। मैं उसे पीठ पर लिए इधर उधर घूमता हूँ पर वहाँ कोई नर्स नहीं दिखती। मैं सेरीना को बिस्तर पर बिठाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि मोच आई है या हड्डी खिसकी है। तुम्हें सच में ये सब आता है? जाहिर है, अपने गाँव में मैं बुजुर्गों की हड्डियाँ बैठाया करता था। लग रहा है कि कुछ गंभीर नहीं है, बस मामूली मोच है, सूजन भी नहीं है। थोड़ा सा मेडिकेटेड ऑयल लगाओगी और तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैं सेरीना का दाहिना पैर उठाकर अपने घुटने पर रखता हूँ ताकि तेल लगा सकूं। लेकिन अगले ही पल सेरीना अपना पैर पीछे खींच लेती है। मैं खुद कर लूंगी। वो मुड़कर खुद तेल लगाने लगती है। जब वो काम खत्म कर लेती है तो नर्स के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करते हुए पीछे पीछे आता हूँ। वो सिर झुकाए मुझे अनदेखा करते हुए आगे चलती रहती है। अब तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। सेरीना कहती है कि वो क्लासरूम में पढ़ाई करने जा रही है। मैं उसे जाने देता हूँ और खुद स्कूल के गेट की तरफ बढ़ जाता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी साइकिल लेकर गेट पर पहुँचता हूँ तो मैं सेरीना के टखने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वो आखिर रहती कहाँ है? क्या वो दूर है? क्या वो पूरे रास्ते लंगड़ाते हुए घर जाएगी? शायद मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ क्लासरूम खाली है और सेरीना पढ़ाई नहीं कर रही है। वो क्लास में सबसे आगे है, प्लेटफॉर्म पर लंगड़ाते हुए चल रही है, हाथ में डस्टर लिए अपने पंजों के बल खड़ी होकर ब्लैक बोर्ड का एक एक शब्द मिटा रही है। मेरी नजर बोर्ड के कोने में लिखी ड्यूटी लिस्ट पर पड़ती है। वहाँ लिखा है ब्लैक बोर्ड और प्लेटफॉर्म लियोन। तभी सेरीना मुझे दरवाजे पर खड़ा देख लेती है। वो ऐसे चौंक जाती है जैसे उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया गया हो और तुरंत पीछे हट जाती है। तुम्हारे टखने में चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम रहती कहाँ हो? क्या वो दूर है? दूर नहीं है। मैं उसे ऐसी नजर से देखता हूँ जिसका मतलब है कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। सेरीना सफाई खत्म करती है और तेजी से मेरे पास से निकल जाती है। मैं अपनी साइकिल लेकर स्कूल गेट तक उसके साथ साथ चलता हूँ। आओ मुझे छोड़ने दो। सच में मैं ठीक हूँ। अगर मेरे डैड ने किसी अजनबी लड़के को मुझे छोड़ते हुए देखा तो वो ठीक है, फिर घर सावधानी से जाना। सेरीना। सेरीना के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आती है। कल मिलते हैं। मैं तब तक देखता रहता हूँ जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो ठीक से चल रही है। तभी मुझे चैन मिलता है। घर पहुँचते ही मेरी मुलाकात डैड से होती है जो बाहर जा रहे हैं। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मिसेस वाइट का पोता हुआ है तो वो काम छोड़कर घर चली गई है। स्टोर में लोगों की कमी है। डैड, अगर आपको किसी की जरूरत है तो मैं एक क्लासमेट को जानता हूँ जो अप्लाई कर सकती है। क्या बात बनेगी? जरूर। उसे कभी भी इंटरव्यू के लिए ले आना। अब मुझे रोको मत, मुझे स्टोर पहुँचना है। मॉम, मैं आ गया। मेरी छोटी बहन कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले ही हमने उसे डांटा है। क्या हुआ? वो नंबर 65 मिडिल स्कूल के बाहर उस मंदबुद्धि आदमी के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रही है। मेरी छोटी बहन गुस्से में बाहर आती है। अंकल स्ट्रैप्स बुरे इंसान नहीं है और फिर पैर पटती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहन के मुंह से उन्हें अंकल स्ट्रैप्स कहते सुन मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। मैं भी नंबर 65 मिडिल स्कूल में ही पढ़ा था और अंकल स्ट्रैप्स तब भी गेट के बाहर वैसे ही बैठा करते थे। बाकी बच्चे अंकल स्ट्रैप्स को बहुत चिढ़ाते थे। हर बार जब मैं दखल देता तो मैं उन्हें डांट कर भगा देता था। मुझे उसी स्कूल की एक लड़की भी याद है जो बिल्कुल मेरी तरह उनका साथ देती थी। मुझे उसका नाम कभी पता नहीं चला। बस इतना याद है कि उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसका चेहरा लगभग बालों के पीछे छिपा रहता था। लेकिन जब भी अंकल स्ट्रैप्स उसे देखते वो हमेशा मुस्कुराते थे। मॉम, मुझे लगता है छोटी बहन को डांटने से पहले आपको पूरी कहानी सुननी चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मेरे भी अंकल स्ट्रैप्स से काफी अच्छे ताल्लुक थे। सच में? बिल्कुल। वो बहुत दयालु है। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई पर बहुत से बच्चे उन्हें परेशान करते थे, इसलिए मैंने कई बार उनका बचाव किया। देखा, अंकल स्ट्रैप्स अच्छे इंसान है। और आज लंच में मैंने एक बहुत प्यारी लड़की को उन्हें खाना खिलाते और उनका साथ देते देखा। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अगर कभी ऐसी बात हो जो तुम अकेले न संभाल सको तो तुरंत मुझे बताना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। समझ गए? समझ गया। अगले दिन पहला पीरियड बायोलॉजी का है। इस मोड़ पर लेक्चर सुनना मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी पढ़ाई की नींव इतनी कमजोर है कि लेक्चर सुनना किसी विदेशी भाषा को सुनने जैसा लगता है। तो कुछ ही देर में मैं सो जाता हूँ। सेरीना मेरी तरफ देखती है, फिर चुपचाप बचे हुए 2 बंद
बंस निकालकर अपने प्लास्टिक लंच बॉक्स में रख लेती है जो वो घर से लाई थी। मैंने ये सब नोटिस किया, बस कुछ बोला नहीं। करीब 10 मिनट बाद मेरी नींद खुलती है। सेरिना मुझे हिलते हुए देखती है और तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा अजीब तरह से संजीदा और घबराया हुआ है। मैंने बिना पूछे तुम्हारे 2 बंस खा लिए। तो क्या हुआ? तुम मुझे रिपोर्ट क्यों दे रही हो? सेरिना शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। वो उतनी ही तेजी से वापस मुड़ जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। मैंने आज तक किसी को झूठ बोलते हुए इतना प्यारा लगते नहीं देखा। एक नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 90 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। वैसे क्या किसी को पता है कि लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है? पल्स रेट उन खास चीजों में से एक है जिसे ये मापता है। अब अपने साथ वाले पार्टनर के साथ इसे ट्राई करें, एक दूसरे की पल्स चेक करें। ये सुनते ही मैं तुरंत चौकन्ना हो जाता हूँ। सेरिना पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। उसकी नजरें मुझ पर टिकी है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं तुम्हें डराता हूँ? अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने दो। नहीं, क्यों नहीं? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? बस हाथ दो। नहीं मतलब नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी धड़कन सुनूंगा। हम काफी देर तक बहस करते रहते हैं और आखिर में किसी की भी पल्स चेक नहीं हो पाती। सुबह की क्लास खत्म होती है और लंच का समय हो जाता है। क्लोई एक बार फिर मेरे पास आती है। लियोन, आज तो तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो ना? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये अच्छे स्टूडेंट होने का नाटक बंद करो। तुम्हारे जैसे ग्रेड्स के साथ भला पढ़ने के लिए है ही क्या? तुम ये सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, है ना? अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हें जाने के लिए कहने पर मजबूर मत करो। मेरी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे खलोए बस रोने ही वाली है। उसकी सहेली दौड़कर आती है और उसे खींच कर ले जाती है। चलो भी, इसके मुंह क्यों लग रही हो? जैसे ही क्लास खाली होती है फिर से सिर्फ मैं और सेरिना रह जाते हैं। एक पल के लिए सेरिना मुझे मुड़कर देखती है और पाती है कि मैं सच में पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझमें ये बदलाव देखकर वो अपने होंठ सिकोड़कर मुस्कुरा देती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ, सेरिना तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। वक्त बीता जा रहा है। जब सेरिना के लंच का समय होता है तो वो कैफेटेरिया जाने के लिए खड़ी होती है और मैं भी। मैं आलस से अंगड़ाई लेता हूँ। वाह, काफी अच्छी पढ़ाई हो गई। शर्त लगा सकता हूँ कि अब तक कैफेटेरिया में कुछ नहीं बचा होगा। सेरिना मुझे अनदेखा करती है और खामोशी से निकल जाती है। मैं भी आराम से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। कैफेटेरिया काउंटर पर लेडी सेरिना से सादे चावल के लिए 50 सेंट लेती है, पर मुझसे वो 2 युआन मांगती है, जिससे मैं सच में उलझन में पड़ जाता हूँ। मैं सेरिना के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। फिर मैं अपना बैग खोलता हूँ और सुपरमार्केट से लाए स्नैक्स का ढेर टेबल पर लगा देता हूँ। हाँ, मुझे पता था कि वहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं ड्रमस्टिक, ब्रेस्ड एग और सॉसेज के पैकेट फाड़ता हूँ और उन्हें अपनी ट्रे में सजा देता हूँ। अजीब है, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। शायद आजकल मैं ये सब कुछ ज्यादा ही खाने लगा हूँ। मैं सेरिना की तरफ देखता हूँ, उसकी ट्रे अपनी तरफ खींचता हूँ और अपनी भरी हुई ट्रे उसके सामने कर देता हूँ। चलो आज अदलाबदली करते हैं। सेरिना मुझे हैरान होकर देखती है। वो विरोध करने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ और तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। सेरिना काफी देर तक मुझे देखती रहती है, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और कुछ नहीं कहती। वैसे मेरे फैमिली सुपरमार्केट में शाम की शिफ्ट के लिए एक कैशियर की जरूरत है। इसे अपना ऑफिशियल जॉब ऑफर समझो। तुम्हें काम पर रख लिया गया है। अगर तुमने शिकायत या मना करने की हिम्मत की तो तुम देखोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझी ना? कोई शिकायत नहीं, मैं ये काम करूंगी। बहुत अच्छे। मैं उसे एक संतुष्ट भरी नजर देता हूँ। सेरिना जो मन ही मन खुश है अपना सिर झुकाकर खाने लगती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स निकालती है। वो नहीं चाहती कि मैं अंदर रखे वो बंस देखूं, इसलिए वो उसे टेबल के नीचे अपनी गोद में रखती है। फिर वो ट्रे से बचा हुआ चावल, ड्रमस्टिक, अंडा और सॉसेज उस लंच बॉक्स में डाल देती है। ये तुम क्या कर रही हो? अपने डैड के लिए ले जा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम अभी स्कूल छोड़कर ये उनके पास ले जाओगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे सेरिना के पिता से काफी समय से चिढ़ हो रही थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने दे और ऊपर से ये उम्मीद रखे कि वो स्कूल से उसके लिए खाना लाएगी। ये कैसा मामला है? मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रही हो? मेरा पेट भर गया है। खाने के लिए शुक्रिया, सच में। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनके लिए नहीं ले जा सकती। बस पहले ये ड्रमस्टिक खुद खा लो, ठीक है? बाकी उन्हें दे देना। मैं सच में और नहीं खा सकती। ठीक है, उन्हें दे देना। मैंने हाँ कह दिया है। जाओ। शुक्रिया। सेरिना मुझे शुक्रिया कहती है और जाने के लिए उठती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ और एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। जाहिर है कि उसने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, और फिर भी जब मैंने उसके सामने पूरा लंच रखा तो उसने उसे नहीं खाया। उसने तुरंत उसे पैक किया और स्कूल से चुपके से निकल गई ताकि वो खाना अपने डैड को दे सके। और उसके डैड वही अंकल स्ट्रैप्स जिनके बारे में मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे। जैसे ही वो उसे आते देखते हैं वो खुशी से चिल्लाते हैं सेरिना, लेकिन तुरंत ही वो एक ऐसे बच्चे की तरह सिमट जाते हैं जिसने कुछ गलत किया हो और हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। सॉरी सेरिना, मैंने तुम्हें स्कूल से बाहर आते नहीं देखा। वो बुदबुदाते हैं। उनकी
आवाज किसी 5 या 6 साल के बच्चे जैसी कोमल और अनिश्चित है। तुम बहुत तेज दौड़ी, इसलिए डैड तुम्हें देख नहीं पाए। सेरेना तेज दौड़ती है, डैड पीछे रह जाते हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह बार बार वही शब्द दोहराते हैं। सेरेना अपने पिता को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखती है और फिर लंच बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाती है। खाने का वक्त हो गया है डैड। ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक। वो एक्साइटेड है पर उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। वो घबराकर बॉक्स वापस उसकी तरफ धकेल देते हैं। सेरेना तुम खाओ, जल्दी खाओ वरना बुरे लोग आ जाएंगे। मैंने पहले ही 2 पूरे बंस खा लिए हैं, अब आप खाइए। डैड। इससे पहले कि वो बुरे लोग आ जाए वो ड्रमस्टिक उनके मुंह तक ले जाती है। उसके डैड एक बड़ा निवाला लेते हैं और बड़े मजे से उसे चबाते हैं। क्या ये अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी नंबर 65 मिडिल स्कूल के गेट से एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में अभी अभी खरीदा हुआ एक पाइनएप्पल बन है और वो रुक जाती है जब वो देखती है कि सेरेना वहाँ पहले से ही अंकल स्ट्रैप्स को खाना खिला रही है। उस दोपहर स्कूल के बाद मैं सेरेना से कहता हूँ, चलो अब सुपरमार्केट चलते हैं। क्या हुआ? क्या तुम नर्वस हो? इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? बस मेरे डैड के सिर को एक बड़ी सफेद मूली की तरह समझो। वो जो भी कहें बस हाँ में सिर हिलाना और मुस्कुरा देना। जब हम पहुँचते हैं तो मैं सेरेना को बाहर इंतजार करने के लिए कहता हूँ और खुद पहले अंदर जाता हूँ। वो जहाँ खड़ी है वहीं आज्ञाकारी बनकर सिर हिला देती है, पर उसकी उंगलियां लगातार अपनी स्लीव को खींच रही है, जिससे उसकी घबराहट साफ झलक रही है। क्योंकि ये सिर्फ अपने नए बॉस से मिलना नहीं है बल्कि मेरे पिता से मिलना भी है। वो जानती है कि इसका कोई और मतलब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो नर्वस है। डैड, मैं उसे ले आया हूँ, इसे सिंपल रखना, ज्यादा सवाल मत पूछना। जरा मैं भी देखूं वो कौन सी बेचारी आत्मा है जो अपनी पढ़ाई का वक्त कुर्बान करने वाली है। जब मेरे डैड और मैं बाहर आते हैं तो सेरेना तुरंत हमारी तरफ मुड़ती है और नर्वस होकर उन्हें ग्रीट करती है। नमस्ते सर। वाह बेटे, तुम्हें ऐसी मासूम और प्यारी लड़की भला कहाँ से मिली? मुझे लगा कोई लड़का होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके डैड तुम्हारे पीछे आएंगे? ये कितनी संस्कारी लड़की लग रही है। भला इसके पास पैसों की कमी कैसे हो सकती है? क्या तुमने इसे बहला फुसलाकर यहाँ बुलाया है? मैंने उसे बेवकूफ नहीं बनाया, वो खुद अपनी मर्जी से तैयार हुई है। यह भी सही नहीं है, तुम उसकी पढ़ाई के बीच में मत आना। इसके साथ ही मेरे डैड मुझे पीछे से एक लात जमाते हैं और मुझे दरवाजे के बाहर धकेल देते हैं। मैं बाहर खड़ा अजीब तरह से अपना सिर खुजलाने लगता हूँ। लियोन, मैं अब घर जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो अपना सिर झुका लेती है और उसके होठों के कोने थोड़े नीचे झुक जाते हैं। वो जाने के लिए मुड़ती है। काफी देर हो रही है, अगर मेरे डैड ने मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं अब जा रही हूँ। उसने अंदर की आवाजें सुनी थी पर इतनी साफ नहीं कि शब्दों को समझ सके। उसे बस इतना पता था कि मेरे डैड और मैं बहस कर रहे थे। उसका दिल बहुत ही कोमल है और वो तुरंत खुद को दोष देने लगती है। उसे लगा कि उसकी वजह से हमारे बीच बहस हुई। बस थोड़ी देर और रुको, अगर तुम अभी चली गई तो फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। तो फिर अपने डैड से बहस करना बंद करो। रिलैक्स। एक असली मर्द को काम करवाने के लिए बहस की जरूरत नहीं होती। मैं जल्दी से वापस सुपरमार्केट के अंदर जाता हूँ। डैड, उसे यहाँ काम करने दीजिए और मैं मंथली एग्जाम में टॉप 40 में आकर दिखाऊंगा। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर उसे अंदर बुलाओ। मैं सेरेना को अंदर लाता हूँ। आओ, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। सेरेना तुरंत एक नोटबुक और पेन निकाल लेती है, एक मॉडल स्टूडेंट की तरह नोट्स लेने के लिए तैयार। मेरे डैड उसके पिंक बैकपैक को देखते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो, पर वो कुछ कहते नहीं है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ शाम को ही आ सकती हो, है ना? वो आगे बढ़ते हैं और मैं पीछे पीछे सेरेना को देखता हुआ चलता हूँ। मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। मेरे डैड चलते चलते उसे समझाते हैं कि उसे रोजाना क्या करना होगा। काम ज्यादा नहीं और आसान है, पर सेरेना एक एक शब्द लिखती है। पूरा स्टोर दिखाने के बाद हम तीनों वापस चेकआउट काउंटर पर आते हैं। अपनी क्लासमेट को दिखाऊं कि रजिस्टर कैसे काम करता है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम से सब देख लो, इस जगह को समझ लो। मैं पर्सनली तुम्हारे लिए एक गाइड लिख दूंगा जिसमें सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। जब सेरेना वापस आती है तो वो मुझे नकदी कैश का एक ढेर पकड़े हुए पाती है। अपना हाथ आगे करो, मैं कहता हूँ। वो मुझे देखती है और हिलती नहीं है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। सैलरी हर महीने की शुरुआत में ही एडवांस में दी जाती है। यहाँ हर कोई ऐसे ही करता है। मैं जा रहा हूँ छोटे बॉस। मैं जल्दी से कैश अपनी जेब में रखता हूँ और स्टाफ मेंबर को इशारा करता हूँ, घर सावधानी से जाना। सेरेना मुझे ऐसे देखती है जैसे वो मेरी इस पूरी नौटंकी को समझ गई हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है ये काफी नहीं है? मुझे एडवांस सैलरी नहीं चाहिए, मुझे भी तभी पैसे चाहिए जब सबको मिलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक की बात टालने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूं? सेरेना अपनी उन शांत और खूबसूरत आंखों से मुझे देखती है। उसके चेहरे के भाव सब बयां कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई धमकी नहीं है? ठीक है, तुम जीती। मुझे अपनी सबसे बड़ी धमकी का इस्तेमाल करना ही पड़ा। लगता है तुम चाहती हो कि मेरे डैड को उस बात का पता चल जाए जो तुमने 30 तारीख को की थी। सेरेना का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वो बिना देर किए पैसे ले लेती है। तुम्हारी ड्यूटी के घंटे कम है, इसलिए तुम्हारी सैलरी
सैलरी भी थोड़ी कम है, 500 युआन महीना। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं इसे बढ़ा दूंगा, और जाहिर है अगर तुम मेरा मूड अच्छा रखोगी तो तरक्की मिलना और भी आसान हो जाएगा। सेरिना का चेहरा पल भर में लाल हो जाता है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है ज्यादा मुस्कुराया करो। अपने बॉस को खुश रखने का ये एक तरीका है, समझी? और मुझे ट्यूशन भी देना। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छे, तो इस शनिवार मेरे घर आ जाना। उस शाम जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मेरे पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे होते हैं और दोनों के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान है। लियोन, अगर तुम टॉप 40 में नहीं आए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। जानू, तुमने कहा था कि वो लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी है। क्या ये सच है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो लड़की बहुत सुंदर है। सच कहूँ तो किसी पेंटिंग जैसी। उम्मीद नहीं थी कि हमारे बेटे के स्कूल में कोई ऐसा भी होगा। वाकई अजीब बात है। मैंने उस स्कूल की कितनी पेरेंट मीटिंग्स अटेंड की है पर उसे एक बार भी नहीं देखा। वैसे उसका परिवार क्या करता है? जिस तरह से वो रहती है वो किसी मामूली बैकग्राउंड की नहीं लगती। तो फिर उसके पास पैसों की कमी क्यों है? इधर आओ भाई। क्या बात है बहन, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम कल दोपहर मेरी जगह नंबर 65 मिडिल स्कूल की पेरेंट मीटिंग में जा सकते हो? चल क्या रहा है? मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था। पिछले सेमेस्टर में मैं टॉप 20 में नहीं आई थी पर मेरी क्लास है। बस इसे एक बार दोपहर की छुट्टी ले लो ना। क्या तुम वाकई मुझे ये सब अकेले झेलने के लिए छोड़ दोगे? ठीक है, पर ये आखिरी बार है। मैं अब पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस हूँ। मेरे अपने गोल्स हैं। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अगले दिन सेरिना नोटिस करती है कि उसका पार्टनर स्कूल में नहीं है। इस बीच मैं नंबर 65 मिडिल स्कूल पहुंच चुका हूं और मेरे मन में अंकल स्ट्रैप्स का ख्याल आता है। यकीनन वो वही है, वही जाना पहचाना चेहरा। आपके लिए एक लॉलीपॉप। शुक्रिया शुक्रिया लियोन। अंकल स्ट्रैप्स को हमेशा मेरा नाम याद रहता था। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मुझे अभी भी पहचान लिया। जी हाँ अंकल, ये मैं ही हूँ। आप यहाँ सालों से बैठे हैं। आप इसका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी के स्कूल से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं पर वो हमेशा भूल जाते हैं कि उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो चुका है। क्या आप इन्हें जानते हैं? सर बिल्कुल जानता हूँ। उस परिवार ने बहुत बुरा वक्त देखा है। इन्हें देखकर ये मत समझना कि ये हमेशा से ऐसे ही थे। पिछली सदी के 90 के दशक में ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, काफी रईस। अंकल स्ट्रैप्स उस दौर के बड़े बॉस थे। तो फिर हालात ऐसे कैसे हो गए? क्या आपको पूरी कहानी पता है? उनकी एक बड़ी कंपनी थी जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। उनकी पत्नी एक बैले डांसर थी, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती थी। वो दोनों साथ में एकदम परफेक्ट लगते थे। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। किसी ने उन्हें धोखा दिया। उनकी कंपनी डूब गई। उन्होंने सब कुछ खो दिया। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई। पूरा परिवार एक टूटे फूटे किराए के कमरे में रहने को मजबूर हो गया। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। गरीबी के बावजूद 4 लोगों का परिवार जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। पर फिर एक दिन डांस क्लास के दौरान उनकी पत्नी गिर गई। रिपोर्ट्स में पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये खबर उनके परिवार पर आसमान टूटने जैसी थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने 1 साल तक संघर्ष किया और फिर वो चली गई। कितनी खूबसूरत महिला थी वो। बूढ़ा आदमी आह भरता है। उनकी पत्नी की मौत के बाद भी वो डटे रहे, बस वो और उनके 2 बच्चे। लेकिन कुछ साल बाद कुदरत को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। उनके बेटे का हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट हो गया। लड़के को लगा कि वो ठीक है। वो ड्राइवर से मिले 500 युआन लेकर लंगड़ाते हुए घर आया और उसी रात उसकी मौत हो गई। एक कहावत है, रस्सी हमेशा वहीं से टूटती है जहां वो सबसे कमजोर होती है। बदकिस्मती हमेशा उन्हीं को ढूंढती है जो उसे झेलने की ताकत नहीं रखते। एक के बाद एक हादसों ने उन्हें तोड़ दिया और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने उससे कहीं ज्यादा दुख झेला है जितना कोई डिजर्व करता है। पर उनकी एक बेटी अभी भी है और सबसे ज्यादा दुखी तो वही बेचारी बेटी है। जब उनका परिवार दिवालिया हुआ तब वो सिर्फ 3 साल की थी। जब तक वो इतनी बड़ी हुई कि समझ सके तब तक अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। उसके भाई की मौत हो गई और उसके कुछ ही समय बाद उसके पिता ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची स्कूल भी जा रही है और साथ ही अपने पिता का ख्याल भी रख रही है और वो अपने पिता का कितनी अच्छी तरह ख्याल रखती है। वो बच्ची वाकई कमाल की है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक ही परिवार की इतनी खराब किस्मत कैसे हो सकती है? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? इसका मतलब बस यही है कि तुमने अब तक बहुत सुखद जीवन जिया है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग काफी लंबी चलती है। जब तक मैं फ्री होता हूँ तब तक शाम की स्टडी हॉल शुरू हो चुकी होती है। जब मैं क्लासरूम पहुँचता हूँ तो सेरिना को ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखता हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? इस अचानक हुए इत्तेफाक से सेरिना घबरा जाती है और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। मैं अपनी छोटी बहन की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में था। पर तुम्हारा क्या? तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ जरूरी नहीं था। शाम की स्टडी हॉल के दौरान मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ने पर ध्यान देता हूँ। अभी मेरा होमवर्क छूने का कोई इरादा नहीं है सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसमें तो मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी किताब नीचे
रखता हूँ और वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलता हूँ, पर जब वापस आता हूँ तो सेरीना वहाँ नहीं होती। मैं सामने वाले लड़के से पूछता हूँ, सेरीना कहाँ गई? पता नहीं, वो अपना बैग लेकर चली गई। मिस्टर डेविस ने उसे रोका भी नहीं। मैं सामने मिस्टर डेविस की तरफ देखता हूँ और पाता हूँ कि वो वहीं खड़े होकर मुझे बड़े शांत और गहरे अंदाज में घूर रहे हैं। मैं एक हल्की मुस्कान देता हूँ और वापस अपनी किताब में खो जाता हूँ। जब स्टडी हॉल खत्म होती है, मैं अपना सामान समेटा हूँ और सीधे अपनी साइकिल उठाकर सुपरमार्केट पहुँचता हूँ। तुम दोनों एक साथ नहीं छूटे क्या? वो तो यहाँ पहुँच भी गई। वो बहुत पहले आ गई थी। वो तब से काम ही कर रही है। वो लड़की बहुत मेहनती है, तुमसे तो लाख गुना बेहतर। मैं पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि सेरीना लाल एप्रन पहने हाथ में कचरे के बैग लिए मेरी तरफ आ रही है। लाल एप्रन स्टोर की यूनिफॉर्म है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत बेकार दिखती है, पर उस पर ये अजीब तरह से प्यारी लग रही है। सेरीना मुझे देखती है और एक पल के लिए रुकती है, फिर थोड़ा घबराकर अपनी नजरें फेर लेती है। क्या ये खाली बोतलें भी फेंकनी है? हाँ, इन्हें बाहर वाले बिन में डाल दो। सेरीना सिर हिलाती है और काम करने चली जाती है। उस पर थोड़ा रहम करो। वो महीने के सिर्फ 500 कमा रही है। सुपरमार्केट इतना बड़ा है और तुमने उसे अकेले सफाई पर लगा रखा है। उसने खुद ये काम मांगा था, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मैं इस बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। मैं सेरीना के पास जाता हूँ जब वो काम कर रही होती है। तुम ऑफिस मिस्टर डेविस से ये पूछने गई थी ना कि क्या तुम स्टडी हॉल जल्दी छोड़ सकती हो, और तुमने मेरे जाने का इंतजार किया ताकि तुम चुपके से निकल सको। सेरीना के पास कहने को कुछ नहीं है। वो बस नीचे देखती है और अपने यूनिफॉर्म के किनारे से खेलने लगती है। तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा घंटे काम करने से तुम्हें तरक्की रेज मिलेगी, तो मैं साफ कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सेरीना ऊपर देखती है। उसकी उन खूबसूरत आंखों में पूरी ईमानदारी है। मुझे कोई रेज नहीं चाहिए। स्टडी हॉल 9 बजे खत्म होती है। मैं 10 बजे काम खत्म करती हूँ। ये दिन का मुश्किल से 1 घंटा है और इसके लिए मुझे महीने के 500 युआन मिल रहे हैं। वो नीचे देखती है जैसे उसके मन में कुछ आया हो, पर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। 500 युआन, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? क्या तुम्हें पता है यहाँ बाकी सब कितना कमाते हैं? मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या कमाते हैं। मुझे पता है कि मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा मिल रहा है। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे तो मैं ज्यादा काम करूंगी। मेहनत और पैसे का तालमेल होना चाहिए। तुम भी कमाल हो, इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? ठीक है, भूल जाओ, बस इसे अपनी पढ़ाई के बीच मत आने देना। समझ गई। आखिरकार मुझे हार मानते देख सेरीना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही है। फिर वो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। शुक्रवार आ जाता है। जब स्टडी हॉल खत्म होती है तो खलोए मुझे क्लासरूम के दरवाजे पर रोक लेती है। लियोन, कल शनिवार है। ब्रैड के घर पर कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने हाँ कह दिया है और तुम्हें भी आना है। नहीं आ सकता, कल मैं पढ़ाई करूंगा। मैं मुड़कर चलने लगता हूँ। क्लोई मुझे जाते हुए देखती है और पीछे से चिल्लाती है, पढ़ाई पढ़ाई, अब तुम बस यही कहते रहते हो। खुद को यही दिलासा देते रहना जब तुम क्लास में सबसे नीचे आओगे। उस रात 10 बजे सेरीना की शिफ्ट खत्म होती है। मैं उसे कागज की एक पर्ची थमाता हूँ। ये मेरे घर का पता और यूनिट नंबर है। कल तुम कितने बजे तक आ सकती हो? शायद दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगा। शनिवार का दिन धूप भरा और सुहावना है। आसमान नीला है, इतना साफ कि यकीन ही नहीं होता। हमने 1 बजे का समय तय किया था, इसलिए सेरीना दोपहर के ठीक बाद घर से निकल गई। जब वो हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी के भव्य गेट पर पहुंचती है तो पल भर के लिए ठिठक जाती है। उसे लगता है जैसे वो गलती से किसी पार्क में आ गई हो। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं गेट खोलने जाता हूँ। दरवाजा खुलता है और सेरीना वहाँ खड़ी है, साफ तौर पर असहज दिख रही है। ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के घर आई है। वहाँ खड़ी मत रहो, अंदर आओ, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। सेरीना शर्माते हुए मेरी तरफ देखती है। मुझे पहले तुम्हारे मम्मी पापा को नमस्ते कहना चाहिए, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। घर पर और कोई नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। ये सुनते ही सेरीना का चेहरा लाल हो जाता है। इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे पेरेंट्स सुबह घर पर ही थे। तुमने ही दोपहर में आने को कहा था। मेरे डैड को दोपहर में लंच चाहिए होता है। खैर, घबराई हुई होने के बावजूद उसे पता है कि वो यहाँ क्यों आई है। हम डेस्क पर बैठते हैं, एक डेस्क और हमारे बीच सिर्फ एक कुर्सी। हम स्कूल की तुलना में एक दूसरे के काफी करीब हैं। दोपहर ढलते ढलते हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। सेरीना अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रुको, मैं स्नैक्स का एक बड़ा बैग निकालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो हैरानी में पीछे हट जाती है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। वो मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। ये लड़की जरूरत से ज्यादा जिद्दी है। सोमवार की सुबह मिस्टर डेविस क्लास के सामने आते हैं। आज 2 बातें करनी है। पहली, स्पोर्ट्स डे के दौरान हमारी क्लास का साइन बोर्ड जो लड़की पकड़ेगी उसका फैसला हो गया है। वो सेरीना है। खलोए का सिर झटके से ऊपर उठता है। सेरीना भी हैरान होकर ऊपर देखती है। सिर्फ मैं अपना हाथ हवा में उठाता हूँ। मैं इस फैसले का पूरा समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, स्पोर्ट्स डे के अगले दिन से मंथली एग्जाम शुरू होंगे। ये कहते ही मिस्टर डेविस की नजरें मुझ पर टिक जाती है। वो एक ऐसे इंसान की आवाज
में बोलते हैं, जिसने उम्मीद तो छोड़ दी है पर पूरी तरह हार नहीं मानी। लियोन, खुद को संभालो, क्लास का एवरेज बढ़ाने की बात तो छोड़ो, कम से कम अगले पेरेंट मीटिंग में अपने डैड को शर्मिंदगी से तो बचा लेना। क्या तुम इतना कर सकते हो? इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं। ये खबर तेजी से फैल जाती है कि सेरेना स्पोर्ट्स डे पर क्लास का साइन बोर्ड पकड़ेगी। उस दोपहर पे क्लास के दौरान सब स्पोर्ट्स फील्ड पर अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं। सेरेना सीढ़ियों पर बैठी किताब पढ़ रही है। मैं अपने पैरों के बीच से बॉल ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तभी अचानक मैं जम जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक लड़की सीढ़ियों पर चुपचाप सेरेना के पीछे रेंग रही है। उसके हाथ पहले से ही ऊपर उठे हुए हैं और वो सेरेना को धक्का देने ही वाली है। सेरेना अपनी किताब में इतनी खोई हुई है कि उसे अंदाजा भी नहीं है कि पीछे से कोई आ रहा है। मैं तुरंत अपने हाथ की बास्केटबॉल घुमाता हूँ और उसे सीधा उस लड़की की तरफ दे मारता हूँ। सेरेना चौंक कर खड़ी हो जाती है। वो उस लड़की को पहचान लेती है, वही लड़की जो दूसरों के साथ मिलकर उसे बुली करती थी। मैं आगे बढ़ता हूँ और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास से हो तुम? शोर सुनकर फील्ड से भीड़ जमा हो जाती है। कोच वेड किनारे से चिल्लाते हैं, लियोन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं उन्हें अनदेखा करता हूँ और भीड़ में से एक लड़की को बुलाता हूँ, तुम यहाँ आओ। लेना डरते हुए आगे बढ़ती है। क्या ये वही लड़की है जिसने पिछली बार सेरेना को कुर्सी से धक्का दिया था? हाँ, वही थी। पिछली बार भी इसी ने धक्का दिया था। तो सच में तुम ही थी और अब तुम फिर से यही करने आई हो। तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में हो तुम? वो छोटे बालों वाली लड़की कुछ नहीं कहती और उसकी आंखें नफरत से जल रही है। लियोन, शांत हो जाओ। ये सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि किसी की जान जा सकती है। वो सेरेना को धक्का देने वाली थी। ये जानलेवा हमला है। मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ और डायरेक्टर गैरेथ के ऑफिस की तरफ घसीटता हूँ। कोच वेड सेरेना के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो रो रही है। चिंता मत करो, स्कूल इस मामले को संभालेगा। तुम्हारे क्लासमेट्स लियोन और लेना दोनों गवाही दे सकते हैं। शाम की स्टडी हॉल के दौरान स्कूल का ब्रॉडकास्ट चालू होता है। डायरेक्टर गैरेथ की आवाज स्पीकर से निकलकर हर क्लासरूम तक पहुंचती है। कक्षा 15 ग्रेड 12 की टिफनी को साथी छात्रों को बार बार नुकसान पहुंचाने और कोई पछतावा न दिखाने के कारण स्कूल से निष्कासित एक्सपेल किया जाता है। उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अगर स्कूल का फैसला निष्कासन से कम कुछ भी होता तो मैं बिना दोबारा सोचे डायरेक्टर गैरेथ के ऑफिस में पहुंच जाता। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ। वो हमेशा की तरह ध्यान लगाकर अपने सवाल हल कर रही है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता।